डाउट सेशन में नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है दैट इज योर, अच्छा सवाल है पोटेंशियल के बेसिस पे। सुने, एक क्वेश्चन जो है वो दिखा रखा है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिखा रखा है कि यू आर गिवन विद अ स्क्वायर, आपके पास एक स्क्वायर अवेलेबल है। इस स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी, जिसपे चार्ज क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू क्यू ये चार्ज रखे हुए हैं। साइड जो है वो किसके बराबर है, ए। इसके मिड पॉइंट है, एक का नाम एफ है, एक का नाम क्या है, ई। तो ये a/2 इस तरफ, a/2 इस तरफ, इसी तरीके से ये a/2 और वो भी कितना, a/2। इस तरीके से डाटा जो है वो क्वेश्चन ने आपको दिया है। ओ पे आपको पहले बताना है पोटेंशियल, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरे क्वेश्चन ने कहा है ओ से एक चार्ज को उठा के ई पे लाना है तो कितना वर्क डन होगा, ओ से उठा के एफ पे लेके जाना है तो कितना वर्क डन होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे कहा गया है, इसके बारे में काम करना है। अब अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाला जो सवाल है, ये जो सवाल है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप अच्छा है, एग्जैक्ट सवाल के जैसा टाइप जो है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो पोटेंशियल एट ओ बताना है, तो ओ पे पोटेंशियल किसका होगा, अपने अलावा सबका पोटेंशियल है, जहां जहां चार्ज रखे हैं वन सबका पोटेंशियल जो है वो होगा। और अगर मैं बात करूं तो ओ को ए से ज्वाइन करा जाएगा, बी से ज्वाइन करा जाएगा, मतलब कि ये जो है तो सारी जगह जो ये ओ का डिस्टेंस रहेगा, सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस जो ओ से रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओ क्योंकि स्क्वायर है, हर जगह जो ये डिस्टेंस है इसको मान लो मैं आर नाम देता हूं, तो आपको पता है कि ये सेंटर जो है वो हर जगह जो डिस्टेंस रखेगा वो क्या रखेगा, बराबर डिस्टेंस जो है ना वो इसका रहेगा। तो अगर हम काम करें तो चीजें जो है बेटा वो क्या चलेंगी कि ओ पे पोटेंशियल होगा ए का, ओ पे पोटेंशियल जो है वो किसका होगा, बी का, ओ पे पोटेंशियल जो है वो किसका होगा, सी का, और ओ पे पोटेंशियल जो है वो किसका होगा, डी का। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि ओ पॉइंट पे किस किस का पोटेंशियल होगा, ए बी सी डी सबके पोटेंशियल होंगे। सिंपल सी बात है। ए वाले के लिए अगर मैं बात करूंगा तो काम जो है वो क्या कर लिया, के चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है आर। बी के लिए बात करता हूं तो बी का चार्ज कितना है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है आर। सी की बात करता हूं तो सी वाला जो है वो कितना है, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। और डी के लिए बात करता हूं तो के क्यू और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि चीजें जो है वो आपने कैसे बनानी है, क्या कुछ डाटा जो है वो आपके पास है, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से, सबके पोटेंशियल बताने हैं। तो काम जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर लिया, के क्यू बाई आर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। उतारें एक बार इतने डाटा को। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो आपने बता दिया कि ओ पॉइंट पे पोटेंशियल जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नेक्स्ट जो काम है बेटा वो आपने क्या करना है कि वर्क डन बताना है, ओ से ई पे आने का वर्क डन बताना है। आपने कहाँ बताना है, ओ से ई पे आने का वर्क डन बताना है। बड़े ध्यान से चीजों को समझना है, ये वाला सवाल समझ में आ गया तो पोटेंशियल का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। समझे ध्यान से, ई जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, एक चार्ज जो है वो इसका कहाँ पे है, ये क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये जो चार्ज है वो कितना होगा, माइनस क्यू था यहाँ पे भी, और यहाँ पे कितना था, प्लस क्यू। ये ई पॉइंट है, ये नाम क्या था ए, ये नाम क्या था बी, ये नाम था सी, और ये नाम किसके बराबर था, डी के। और साइड जो है वो किसके बराबर थी, ए। एक बात जो आपने समझनी है वो क्या कि वर्क डन बताना है ओ से लेके ई पे जाने का, और वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, या अगर मैं सीधा ही लिख दूं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसका, फाइनल वाला माइनस में क्या, इनिशियल वाला। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस V फाइनल माइनस में क्या, V इनिशियल। ये काम जो वो आपने कर लिया, Q की जगह Q है, फाइनल वाली लोकेशन O से E जाना है तो फाइनल पोटेंशियल किसका, E का, और इनिशियल वाला पोटेंशियल किसका है, O का। ठीक है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस करना है, फाइनल माइनस का इनिशियल, O से उठ के कहां जाना है, E पे जाना है, O से उठ के E पे जाना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काम जो वो क्या करना है, सुनो, फाइनल जो पॉइंट है वो ई है, इनिशियल वाला पॉइंट जो वो क्या है, ओ है। कोई बात नहीं बेटे, सुनो, समझो समझो ध्यान से, चलो जी चलो फाइनल माइनस इनिशियल, शांत हो जाए, सुने ध्यान से, कोई बात नहीं, उसको पता नहीं था कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। आपको जाना कहाँ है, ओ से उठ के ई पे जाना है, तो ई जो है वो फाइनल है और ओ जो है वो क्या है, इनिशियल। अब ओ वाला पोटेंशियल तो कितना प्रूव करा, 0। एक तरीके से ई का पोटेंशियल बताना है, किसका पोटेंशियल बताना है, ई का। तो ई वाले पॉइंट पे पोटेंशियल अगर बताना है
ई पे पोटेंशियल किसका होगा? जिस पे भी चार्ज पड़े उन्हीं का ही होगा। ई पे ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल और किसका होगा? डी का। इसके बारे में बात करें तो पोटेंशियल ई पे किसका होगा? ए का, प्लस ई पे पोटेंशियल किसका होगा? बी का, प्लस ई पे पोटेंशियल किसका होगा? सी का, और ई पे पोटेंशियल जो वो किसका होगा? डी का। ये करना है। वर्क डन बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस का इनिशियल। जाना कहाँ है? ई पे। गए कहाँ से थे? ओ से। ओ का तो कितना है? 0। ई वाले पे ए बी सी डी इनके पोटेंशियल जो है वो रहेंगे। अब काम जो है वो आपने क्या करना है? के ए वाला चार्ज कितना है? क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ए और ई का डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई बच्चा जवाब दे सकता है? ए और ई का पोटेंशियल जो वो डिस्टेंस कितना होगा? बेटे ये कितना है? ए। ये कितना है? तो इनका स्क्वायर करके अगर ऐड करूंगा तो ए का स्क्वायर ये कितना? ए स्क्वायर बाई 4। 4 ऊपर जाएगा तो 5a स्क्वायर, और 5a स्क्वायर करूंगा तो √5a और डिवाइडेड बाई कितना? 2। ऐसे ही ई का डिस्टेंस किससे भी बताना पड़ेगा? बी से। ई का डिस्टेंस बी से बताऊंगा तो ये भी आंसर कितना आएगा? √5a और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। मानते हो आप इतनी बात को? कोई दिक्कत है इतने काम में? ये चीजें जो हम आपने क्या करनी है, फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल। फाइनल जो पॉइंट है वो क्या है? ई। इनिशियल वाला कितना था? ओ। ओ पे पोटेंशियल कितना है? 0। ई पे बात करनी है ए का पोटेंशियल, बी का, सी का और किसका? डी का। ए पे चार्ज कितना है? क्यू। और क्यू ए और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है? √5a और डिवाइडेड बाई कितना? 2 प्लस के। बी वाला चार्ज कितना है बेटा? -q। इसका डिस्टेंस बेटा ई बी डिस्टेंस कितना? √5a और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2। अगला काम ई और सी के चार्ज -q और डिस्टेंस कितना है? a/2। अगली बात करूं ईडी के बीच में चार्ज कितना? q और डिस्टेंस कितना? a/2। तो q इस तरीके से ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस ये प्लस ये क्या हो गए? कैंसिल। और कैंसिल अगर हो गए तो ये आंसर कितना आ गया? 0। ई पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? 0। तो ये भी आंसर कितना हो गया? 0। समथिंग इनटू 0 आंसर कितना आ जाएगा? 0। जिन बच्चों ने ये नहीं समझा वो अब एफ वाला जरूर समझ लें ताकि उनको चीजें क्लियर हो सके कि ओ से एफ पे जाना है। बेटा पोटेंशियल वाला सवाल बड़ा आसान सा होता है और ये पेपर में आ सकता है, मतलब इस टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है, गौर करें। यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है -q और ये जो चार्ज है ये क्या है? +q हमारे पास है। ठीक है, ऐसे करके डाटा था। अब जो पॉइंट है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये F पॉइंट था हमारे पास। कौन सा पॉइंट था? F। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये मिड पॉइंट था, वो भी मिड पॉइंट था, तो अब भी आंसर कितना ही आ जाएगा? 0। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करना जरूरी है। तो अब क्या करना है? वर्क डन बताना है। O से लेके कहाँ जाना है? F पे। तो वर्क डन बाई चार्ज किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल माइनस में क्या? इनिशियल वाला। इस तरीके से काम होता है कि वर्क डन बाई चार्ज क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल। फाइनल वाला पॉइंट जो है वो क्या है? F है। आए कहां से थे? O से आए थे। तो O वाला पोटेंशियल तो कितना ही है? 0 ही है। O वाला पोटेंशियल है और O वाला पोटेंशियल तो कितना है? 0। अब मेरा पर्पज है, देखो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं बी वाला, अच्छा नेमिंग चेंज हो गई है थोड़ी सी, इसको ही चेंज कर लो फिर। यहाँ पे आना तो 0 ही है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ABCD। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो कर लो ABCD, क्योंकि इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें फर्क पड़ गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चलो जी ABCD करके ही मान लेते हैं। ये जो नाम है इसको क्या कह दिया? A, यहाँ पे नाम रख दिया B, यहाँ पे नाम रख दिया C और यहाँ पे नाम क्या रख दिया? D। अकॉर्डिंगली आप रख लेंगे। शांत हो जाएं, आवाज ना करें, गौर करें। O जो है उस पर तो पोटेंशियल कितना ही बताया था? 0। F पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। अब F पॉइंट का पोटेंशियल बताना है तो F पे पोटेंशियल किसका है? A का। F पे पोटेंशियल किसका? B का। F पे पोटेंशियल किसका? C का। और F पे पोटेंशियल किसका? D का। ये पोटेंशियल जो है सर वो बताने, बड़े ध्यान से समझो। जो मैं लिखने वाला हूं क्या तुम्हारे दिमाग में पहले से है या नहीं है, वो बात देखनी है आपने। चलो जी, काम जो आपने क्या करना है? F पे बताना है तो F को A से ज्वाइन कर दिया, F को A से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और F को किससे भी ज्वाइन कर दिया? D से कर दिया। अब ये तो डिस्टेंस अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, ये कितना बनेगा? √5a और डिवाइडेड बाई कितना? 2। इसके बारे में बात करूंगा तो ये भी कितना? √5a और डिवाइडेड बाई कितना? 2। इस तरीके से प्रोजेक्ट है सर हमारे काम जो वो क्या करना है? F पे A की वजह से, A पे चार्ज कितना है बेटे? Q डिवाइडेड बाई F पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किसके बराबर है?
डिस्टेंस बराबर है √5a और डिवाइडेड बाई कितना 2। बी वाले बताओ के, बी वाला पॉइंट कितना है -q, और इसका जो डिस्टेंस है सर बी और एफ के बीच में डिस्टेंस कितना है a/2, ये वाला भी कितना है a/2। चलो जी, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया सर a/2 प्लस सी वाला के कितना हो गया -q और डिस्टेंस कितना हो गया a/2, और डी के बारे में बात करूंगा तो के क्यू और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया √5a और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। लॉजिकल है इतनी बातें तो, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। काम जो है वो क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के डबल हो गया एक तरीके से, और वो भी कितना हो गया डबल हो गया। 2 ऊपर जाएगा तो के क्यू डिवाइडेड बाई कितना √5 और इंटू में कितना a, एक बार ये है एक बार वो है, तो इस नंबर का क्या कर दिया डबल। ये भी 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का के क्यू डबल है डिवाइडेड बाई कितना है a, और ये भी डबल हो गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, 2 हो गया ना, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा और ई जो डिवाइड में उसको कहाँ भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि वर्क डन बाई चार्ज, और चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है ई। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पोटेंशियल का सवाल बड़ा आसान सा होता है, आपको के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और चार्ज प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है स्केलर। ये लास्ट वाला पार्ट एक बार आप अपने लेवल पे सोल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन जो है ना वो ये दिखा रखा है, यू आर गिवन विद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और करंट डेंसिटी जे, वो आपने बतानी कि करंट डेंसिटी जे किसके बराबर होगी। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है और सीधा जो है वो आपने काम करना है। कैसे कर रहे होगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ने दे रखा है डाटा में, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, म्यू ई एंड म्यू एच, म्यू ई और म्यू एच जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी, वो मैंने पढ़ लिया तुम्हारे लिए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट डेंसिटी जो है ना वो आपने बतानी है कि करंट डेंसिटी जो है सर वो किसके बराबर होगी। तो करंट डेंसिटी का सीधा एक फॉर्मूला जो बेटा याद रखेंगे कि इंट्रिंसिक वाले की नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल और मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला जो है ना बेटा वो होता है, ये याद करना है आपने। ठीक है, कि काम जो है वो आपने कैसे करना है, करंट डेंसिटी बतानी है। तो करंट डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है एन ई सम ऑफ मोबिलिटीज और इनटू में कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आया कैसे होगा सर, हल्का सा आइडिया अगर लगाना चाहें तो करंट डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है। करंट डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी जो है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो वीना वाला फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू में ई एन ए। इस तरीके से करंट डिवाइडेड बाई क्या हो गया एरिया, एरिया से क्या हो जाएगा एरिया कैंसिल, क्योंकि जे का फॉर्मूला किसके बराबर होता है करंट डिवाइडेड बाई एरिया। करंट को क्या लिख देते हैं बेटा वीना लिख देते हैं, वी ई एन डिवाइडेड वीना डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया से एरिया कट गया तो एन और ई तो आ गया वहां से। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है म्यू के, तो म्यू इंटू ई कर दिया तो क्या आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस फॉर्मूले से आपने सिंपल रखा, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ई, दोनों की मोबिलिटी का सम और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया ई। वहां से सवाल जो है ना वो बन रहा है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या कह रखा है, सुने ध्यान से, बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ध्यान से समझोगे आपको पता भी है सवाल का मतलब क्या है, गौर करें। एक लाइन सेगमेंट जो है वो ये दिखा रखा है, यहाँ पे नाम ओ ए, ये नाम क्या है बी, और ये नाम जो है वो क्या दिखा रखा है सी, और ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन ने कही है। क्वेश्चन ने पूछा है एक सोलेनोइड के बारे में डाटा दे रखा है जिसका करंट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस तरीके से काम है। अलग अलग टाइम पे करंट की वेरिएशन दिखा रखी है। आपने बताना है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, ठीक है, वो बताना है। दूसरा सवाल कि अगर 3 सेकंड्स पे जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है, 3 सेकंड पे ईएमएफ कितना है ई, तो बताओ 7 पे 15 पे 40 पे इन पे ईएमएफ की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, ये आपका सवाल है। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डिस्कशन जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बेटा अगर आपको याद है तो क्या फॉर्मूला है माइनस का डी डिवाइडेड बाई डी, आप जानते हैं। और बात किसके बारे में हो रही है, एक सोलेनोइड के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है सोलेनोइड। और अगर मैं सोलेनोइड के बारे में बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस का डी बाई डी टी। सोलेनोइड का मतलब एक सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं, तो एल अगर मैं आगे ले लेता हूं तो माइनस का एल और इंटू में कितना डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। समझ आ गई इतनी बात तो आपको, ये तो बचपन से ही जानते हो तुम कि ई बराबर है माइनस का डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एल आई, एल बाहर तो डी आई बाई डी टी। अब मुझे क्या बताना है ईएमएफ मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ईएमएफ मैक्सिमम एल तो कांस्टेंट ही रहेगा, किस पे डिपेंडेंट कर रहा है डी आई बाई डी टी, कि जहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे ईएमएफ भी क्या हो जाएगा ज्यादा। और डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है वाई, और यहाँ पे टी का मतलब क्या है एक्स,
और y बाई एक्स का मतलब क्या है, स्लोप से है। किससे मतलब है, स्लोप। स्लोप चेक करो, स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये एकदम से कहाँ आया, नीचे, और फिर ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब ऐसे देखने से तो अंदाजा हालांकि लग पा रहा है कि सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ है, ए बी वाला स्लोप सबसे ज्यादा है। एकदम से आ गया ना सर, वहां पे स्लोप क्या है, ज्यादा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिख दिया सर, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो x का कितना है 5 और y का कितना है 1। यहाँ पे लिखूं तो ये क्या है, x का कितना है 10 और y का कितना है 2। ठीक है, इतनी बात। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो -2 लिखना चाहे -2 लिख सकते हो। x का कितना है 30 और y वाला कितना है 0। लॉजिकल है। अब स्लोप का फॉर्मूला जो है सर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का, डन है सर यहाँ तक की कहानी। तो अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो स्लोप किसका बताना है, पहले वाले का। बार बार ना लिख के, ये पहले वाले का स्लोप है, ये किसका है, दूसरे वाले का, और ये किसका है, तीसरे वाले का। तो y2 माइनस y1 सीधा ही लिखूं तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, और ये माइनस करूंगा तो कितना हो गया 5। तो आंसर कितना बन गया 1/5। दूसरे वाले का स्लोप लिखूं तो स्लोप ऑफ 2, इसके बारे में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम करेंगे तो ये जो है यहाँ पे 10 है, और ये वाली वैल्यू जो थी वो 2 के बराबर थी। तो ये भी आंसर कितना आ गया 1/5 जो है x2 माइनस x1, और ये जो है इस तरीके से काम कर लिया। अगला जो काम है, ये यहाँ पे लाइन इसके कोरस्पोंडिंग एक बार चेक करनी पड़ेगी हमें कि ये जो वैल्यू है इसके कोरस्पोंडिंग कितनी दिखा रखी है। ये जो कट है 5 का, वो 10 का, और वो 30 का। ठीक है, बिल्कुल ठीक डाटा जो है ना वो दिखा रखा है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। जी क्या कर रहे हो, एक मिनट, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हमने करना पड़ेगा। ये जो है 2 है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखो, ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है तो क्या लिख लिया -2। -2 अगर मैं करता हूँ तो y2 माइनस y1, तो माइनस का 3, x2 माइनस x1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, -3/5, माइनस का मतलब बस नेगेटिव में है वो। स्लोप ऑफ 3 की बात करूं तो y2 माइनस y1 0 प्लस कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। तो 1 बाई कितना हो जाएगा 10। समझ आ रही है आपको ये बात। ये कोऑर्डिनेट जो है वो किस में लेना पड़ेगा, 2 नेगेटिव में था ना, तो -2 लेना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा वैल्यू, प्लस और माइनस की बात नहीं करनी है। ये कितना है 1/5, 1/5 का मतलब ये ठीक ले रखा है ना हमने। ये कितना होगा 0.2 होगा, ये कितना है 0.6, और ये कितना 0.1। सही है। सबसे ज्यादा स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज किसका है 0.6, 0.6 वाली वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा। तो जहां पे स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप किसका ज्यादा पता भी था ना, एक लाइन एकदम से आई है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किस वाले रेंज में रहेगा, ए से लेके बी वाले रीजन में सबसे ज्यादा रहेगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुनो ध्यान से, 3 सेकंड पे, 3 सेकंड तो इसके अंडर में आ रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, सुनो ध्यान से, कि पहले वाले रीजन में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस का एल डी आई डिवाइडेड बाई कितना है डी टी। तो पहले वाले रीजन में ईएमएफ ई दे रखा है, एल की जगह एल रखा, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी की जगह कितना है 0.2 है। तो अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूंगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.2 नीचे आएगा तो 5e, और ये आंसर किस में आ जाएगा एल का। एल का आंसर जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस का 5e हमारे पास है। ठीक है, तो अब सेकंड वाले रीजन का 7 सेकंड, 7 तो इसके बाद जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 7 वाला इस पे आ रहा है ना, तो 7 पे बताएंगे तो क्या हो जाएगा, एल की जगह तो कितना है माइनस का 5e, और इसका डी आई बाई डी टी कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है। 5 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3i। 15 सेकंड, 15 सेकंड तो अगले पे चला गया, 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए करूंगा तो एल, एल की जगह माइनस का 5e, 15 सेकंड वाले का स्लोप कितना है 0.1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 5e रहेगा। ठीक है, या ईएमएफ है तो प्लस ही ले सकते हैं। फिर नाम किस पे करना है 40, 40 पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, 40 पे तो कोई बात ही नहीं है सर, ईएमएफ कितना आ जाएगा 0। एक बार दोबारा देखो, सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको क्या बात करनी है ईएमएफ की। ईएमएफ को फैराडे लॉ ने क्या समझाया, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई कितना dt, ये फॉर्मूला ईएमएफ का बताया। और ईएमएफ बराबर है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह कितना है बेटे एल आई, एल बाहर खींचा तो माइनस का एल इंटू में कितना डी आई बाई डी टी हो गया। अब एल तो फिक्स है, जिसके लिए डी आई बाई डी टी ज्यादा होगा उसका ईएमएफ क्या रहेगा ज्यादा। डी आई बाई डी टी का मतलब वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या है स्लोप है। यहाँ पे स्लोप आराम से यहाँ पे एकदम शार्प है, जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां पे ईएमएफ जो है सर वो भी क्या रहेगा ज्यादा। तो ए बी वाले रीजन में ईएमएफ ज्यादा है,
फिर क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि सर पहला 3 सेकंड पे ईएमएफ है ई के बराबर, तो ई बराबर है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ ई था, एल को एल रखा, डी आई बाई डी टी पहले वाले रीजन में कितना है 0.2, तो एल निकाल लिया यहाँ से। बाकी वालों में एल की वैल्यू को पुट करा, आपके पास आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बेटा, आपको टाइप पता होना चाहिए। देख ले इस सवाल को एक बार, सुने बेटे ध्यान से। काम जो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, गौर कर रहे होंगे कि डाटा जो है वो आपके पास क्या कुछ दिखा रखा है, समझे ध्यान से। आपको यू आर गिवन विद अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम, लेट अस कंसीडर कि ये चार्ज जो है वो कितना है Q1 है। ये दूसरा चार्ज है, लेट अस कंसीडर कि ये चार्ज कितना है Q2। वन ऑफ देम इज 5 माइक्रोकूलम, अनदर वन इज योर -1 माइक्रोकूलम। ये -3,0,0 पे है, ये वाला +3 0,0 पे रखा हुआ है, इस तरीके से रख रखा है। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही है। ए की वैल्यू ये दे रखी है, आपको बताना है चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज बताने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बेटा आपको क्या पता है, पूरी फिजिक्स में एनर्जी आप नहीं निकाल पाते, आप क्या निकालते हैं, शाबाश, वर्क डन निकालते हैं। आप क्या निकालते हैं, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, अभी बढ़ाया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये तो चार्ज तो पता ही है, क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल। और पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, dv बाई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। सुनो ध्यान से, काम करना है क्या है। तो सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या जानता हूं कि सर ई जानता हूं, और ई बराबर है माइनस का dv डिवाइडेड बाई डी आर। लॉजिकल है सर इतना कंसेप्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बात में। अब ध्यान से समझो कि माइनस का ई इंटू डी आर, और ये वैल्यू किसकी होगी, dv की वैल्यू होगी। मानते हो आप इतनी बात को भी। अगला जो काम है बाद में उतारेंगे, पहले समझे बेटे ध्यान से। ई ए की जगह, ई की जगह कितना है, a बाई आर स्क्वायर, इंटू में कितना डी आर, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, dv। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ना बताओ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस dv बाई डी आर, डी आर मल्टीप्लाई में भेजा, माइनस उस तरफ भेजा, ये नाम क्या है, dv है। और dv किसके बराबर हो गया, माइनस a बाई आर स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया, डी आर। लॉजिकल है इतना काम तो। अगला जो काम है बेटे वो आपने क्या करना है, अगले वाले काम में अगर मैं चलूँ तो इंटीग्रेशन किसका, माइनस a बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, इंटीग्रेशन किसका, dv का। ये काम आपने कर लिया। a को थोड़ा सा बाहर भेजा, माइनस a, r जो है वो ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 इंटू में कितना हो गया, dr, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, dv का। लॉजिकल है इतना काम भी। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, r की पावर -2 + 1, तो मैं क्या लिख देता हूँ सीधा, -1 डिवाइडेड बाई कितना, -1 है ना, इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन करा तो v, माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a डिवाइडेड बाई आर। समझ आ गई इतनी बात, तो कोई दिक्कत है, पोटेंशियल पता चल गया। अब आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है। क्या बताना है, वर्क डन। बेटा इस सवाल को समझने की कोशिश करो, नहीं इसको समझो, इस क्वेश्चन मिल जाएगा ये तुम्हारे, दोबारा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, कोई बात थोड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या निकाल लिया, पोटेंशियल। और पोटेंशियल अगर पता है तो अब क्या निकाल दूंगा, वर्क डन। पहले के लिए बताऊंगा तो पोटेंशियल की टर्म में, पहला चार्ज है पहले का पोटेंशियल, दूसरा चार्ज है दूसरे का पोटेंशियल, दूसरे की लोकेशन पे पोटेंशियल कितना दिखा रखा है। इस तरीके से काम जो है वो आपको क्वेश्चन ने करना है। वो डाटा जो है सर वो इस तरीके से हमें दे रखा है, और ये आर जो लेना है वो ओरिजिन से लेना है अपने। आर कहाँ से लेना है, ओरिजिन से। Q1 पहले वाला चार्ज बोलो कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6। पहले का पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है, a डिवाइडेड बाई आर। ओरिजिन से डिस्टेंस पहले वाले का कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर क्या कर दिया, -2। दूसरे वाला चार्ज, दूसरे, हाँ जी, a की वैल्यू रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। Q2 दूसरे वाला चार्ज कितना है, चार्ज कैसा है, स्केलर लेना है, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो -1 इंटू 10⁻⁻6, और पोटेंशियल लेना है तो a डिवाइडेड बाई आर। इसका भी डिस्टेंस कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻2 है। इस वैल्यू को सोल्व कर लूंगा, 10 की पावर -2 इसको कितने पे कैंसिल कर देगी, 10 की पावर -4 पे। तो 5 इंटू 10 की पावर -4, a की वैल्यू लिखूं तो 3 इंटू 10⁻⁻ कितना है, 5 है। इस तरीके से काम कर लिया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3 हो गया। अगला जो काम है सर ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू 10⁻⁻, -4, ये भी काटेगा इसको। a की जगह कितना, 3 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई कितना, 3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो गया 50, माइनस में ये कितना हो जाएगा 10, और 50 - 10 करा तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 जूल आ जाएगा। मानते हो आप इतने काम को, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। दोबारा देखो ध्यान से समझो, मेरा काम है एनर्जी निकालना। एनर्जी मैं डायरेक्ट कभी नहीं निकाल सकता, मुझे क्या निकालना पड़ता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल।
पोटेंशियल नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो ई का फॉर्मूला माइनस डी वी बाई डी आर। एक बार 1 मिनट का टाइम लगाओ इस क्वेश्चन में कि इसको आपने सोल्व करा कैसे होगा। देखिए एक बार जल्दी, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ कि इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रखी थी। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसका नाम था ए बी। ए बी इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में आपने क्या कर दिया, एक मेटल प्लेट पी को डाल दिया और एक मेटल प्लेट किसको डाल दिया, क्यू को। इस तरीके से आपने काम जो वो कर दिया, और दे आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो कनेक्ट किससे कर रखा था, वी के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रखा था। तो पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट बताओ कि हर एक प्लेट का पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है। तो वी से पोटेंशियल कनेक्ट करने का छोटा सा मतलब क्या है, से कनेक्ट करने का मतलब क्या है। अच्छा ये इक्वल डिस्टेंस पे डाल रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी, अगर इस पे पोटेंशियल वी है तो इस पे कितना है जी, मतलब यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर इस पे पोटेंशियल कितना है वी, तो उस पे पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया, जीरो के बराबर। इस तरीके से काम करना है। अब v और जीरो इनके पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको कितने हिस्सों में बांटना है, अब 1 2 3। इस पे पोटेंशियल घटेगा, कितना हो जाएगा 2v/3, और इस पे कितना हो जाएगा v/3। पहला सवाल क्लियर। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में 2 प्लेट और डाल दो, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, बी के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मान लो मैं इसको v बोलता हूं तो वो कितना बोलना पड़ेगा, 0। अब इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 0 v/3 2v/3, और ये कितना, 3 हिस्सों में बांट दिया आपने, पहला क्वेश्चन। अब जो काम है वो क्या करना है, हाउ पोटेंशियल ऑफ पी क्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ 3 स्पेस चेंज आफ्टर पी एंड क्यू कनेक्टेड बाई अ वायर। पी और क्यू को किससे कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से। और आपको मैंने ये बता रखा है कि जब आप एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो करता है कब तक, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। अब इन दोनों के पोटेंशियल क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। सेम होने का मतलब क्या है कि अब ये रीजन जो है वो एक बन गया, मतलब ये 2 की बजाय कितना रह गया, एक। एक अगर रह गया है तो अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, v/2 का। और इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, v/2 का। और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर वो रहा ही नहीं है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा है। यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर है, 0। समझ आ गई मेरी बात। काम जो है वो क्या करना है, ये जो पोटेंशियल है वो टोटल v है, तो a का पोटेंशियल v, तो b का कितना है, 0। लॉजिकल है। अब इसके 3 हिस्से बांटने हैं, 1 2 3, बराबर बांटने हैं, मतलब कि ये कितना, क्योंकि बराबर गैप था, इसके और इसके बीच में v/3, यहाँ पे भी v/3 बढ़ाया और यहाँ पे भी कितना बढ़ा दिया, v/3। ये v है, ये 2v/3, ये v/3, और ये कितना हो गया, 0। इनका टोटल जो सम है, मतलब कि ये v और वो वाला कितना है, 0, क्योंकि धीरे धीरे पोटेंशियल जो है वो क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज होते होते, और वो कितना बन जाएगा, लास्ट में 0 बन जाएगा। ये कहानी है, टोटल सम नहीं करना है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि P और Q को एक वायर से कनेक्ट करो। P और Q को वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, दोनों के पोटेंशियल अब क्या हो जाएंगे, सेम। मतलब कि जितना पोटेंशियल P पे है उतना ही पोटेंशियल अब कहाँ रहेगा, Q पे। तो दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक बन चुके, अब 2 हिस्सों में बांटना है, तो ये v/2 और ये भी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, इन दोनों के बीच में पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v/3 था। इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, v/3, और इनके बीच में भी कितना, हर एक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, v/3। लेकिन जब आप इनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो अब कितना रह गया, v/2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, इंक्रीज। यहाँ देखो अभी कितना था, v/3 33% था, अब कितना हो गया, v/2 50% हो गया। तो आपको क्या पता है, पोटेंशियल p और q के पोटेंशियल पे क्या पर, हाउ पोटेंशियल ऑफ pq एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ 3 स्पेस चेंज, p और q के पोटेंशियल तो आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर, पहले पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का dv/dr, और क्योंकि आपने dv को, चेंज इन पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। कौन से वाले रीजन का, पहले का। सेम काम किसके लिए हो गया, थर्ड के लिए। लेकिन सेकंड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, 0। सेकंड वाले में कितना होगा, 0, क्योंकि सेकंड वाले का लिखना है तो क्या हो गया, माइनस का dv/dr, और सेकंड वाले रीजन में पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, dv कितना है, 0, और क्योंकि dv 0 है तो सेकंड वाले में आंसर भी कितना ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोबारा देख लो, पहले 3 रीजन थे तो 3 हिस्सों में बांटे, p और q को कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब वो 1 हो गया। अब 2 रीजन है तो v/2 और वो कितना, v/2। पहले पोटेंशियल कितना था, v/3, अब बढ़ के कितना हो गया, v/2। पोटेंशियल बढ़ गया, चेंज बढ़ गया एक तरीके। पहले चेंज कितने का था, v/3 का 33%। 1/3 का मतलब क्या होता है बेटे, 33, और v/2 का क्या मतलब है, 50। तो 33 की बजाय पोटेंशियल कितना हो गया, 50% हो गया।
पोटेंशियल बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अगला जो नाम है सर वो हमें क्या पता है, सेकंड वाले में तो पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर, तो पोटेंशियल का चेंज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम काम कहाँ हो रहा है, थर्ड वाले में। चार्ज बताना है, ए और बी पे चार्ज जो है उनकी वैल्यूज जो है वो आपने बतानी है कि चार्ज बता दो ए पे और किस पे, और पी और क्यू पे क्या चार्ज होंगे, ये सवाल जो है ना वो पूछा गया। जब आप क्या करते हैं, ये सवाल जो है वो समझ में आ गया, क्यू और क्या पी और क्यू पे चार्ज होंगे या नहीं होंगे, सवाल आपसे ये पूछता है। काम जो आपको क्या पता है कि ये प्लेट पी थी और ये प्लेट क्या थी, सही है इतनी बात। अब जब आपने एक वायर से कनेक्ट करा तो आपको क्या पता है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, ये बात जो है वो आपको पता है। इसका पोटेंशियल कितना था पहले, 2v/3, और इस पे कितना था, इस तरीके से आपको पता है। तो आपको क्या पता है, अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो हैं वो, चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो हायर से कहाँ जाएगा, लोअर, या अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर से कहाँ जाएगा, हायर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा, इनको वायर से कनेक्ट करा, वायर से कनेक्ट करा तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है कहाँ से, लोअर पोटेंशियल, किसकी तरफ जाता है, कहने का मतलब ये लोअर पोटेंशियल का मतलब ये नेगेटिव है और ये कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे जाएगा तो वहां पे चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा वहां पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यू पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पी पे जो चार्ज है वो कैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं इतने काम में। तो काम जो है वो आपने क्या करना है कि अगला जो कंसेप्ट है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो बात है कि आपको क्या पता है अब कि ए और बी के चार्ज के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। अब एक बात बताओ कि जब एक कैपेसिटर था ये ए बी, ठीक है, तो जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था, अब आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, कम, डिस्टेंस कम कर दिया तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। क्योंकि आपको पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब तीन हिस्सों में बांट दिया तो डी को कम कर दिया तो कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा, और कैपेसिटी के चार्ज कैसा होता है, डायरेक्टली पर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, ए का भी चार्ज बढ़ जाएगा और बी का भी चार्ज जो है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दोबारा देखो ध्यान से समझ, चार पार्ट हैं पूछे गए हैं, ध्यान से समझ लेंगे कि काम जो है सर ये पोटेंशियल V था, तो ये पोटेंशियल V अगले वाले में और कम करा 2v/3, तीन बराबर इसे बांटने, v/3 और कितना हो, अब इनको कनेक्ट कर दो तो ये तो एक हो गए, ये v/2 और वो भी कितना v/2, उन दोनों के तो बराबर हो गए, तो वहां तो फील्ड कितना हो गया, जीरो, और वहां पे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, बढ़ेगा। जब आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर से कहाँ आएगा, हायर पे, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नेगेटिव, और जहां से आएगा वहां कैसा, पॉजिटिव। अब आपने जब यहाँ पे इसके तीन बराबर हिस्से करे तो कैपेसिटी बढ़ाई, और कैपेसिटी बढ़ी तो सर क्या होगा, चार्ज भी जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये सवाल जो है वो पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुने, एक सवाल जो है वो ये दिखा रखा है, सुने ध्यान से, आवाज नहीं करो बेटे। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्या कह रखी हैं कि इस तरीके से एक अरेंजमेंट है, ऊपर जो है नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल। तो आप और मैं एक बात जानते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवेलेबल है, ऐसे क्वेश्चन ने कहा है। ये इस तरीके से जो है दो रोड्स जो हैं वो रखी हुई हैं ए बी, उस पे एक रोड रखी है पी क्यू जो वी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है, लेंथ है, वेलोसिटी है, और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नॉट अ बिग डील, E इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी एल बी के बराबर, बार बार पढ़ तो रखा है ये फॉर्मूला, ईएमएफ मोशनल ईएमएफ में पढ़ा है कि ईएमएफ जो है वो किसके बराबर है, बी एल वी के बराबर है, पता है आपको ये बात, ठीक है। ये कब होता है, जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो। अगली जो बात है वो क्या पूछा है कि परपेंडिकुलर ना हो के फील्ड कैसा होता, पैरेलल होता, तो सर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज ही नहीं करवाता, तो ईएमएफ कितना हो जाता, जीरो। बेसिक बेसिक से पार्ट है ये, मतलब ये अगर पेपर में फंस गया तो सीधे ही ना उड़ा दोगे तुम इस सवाल को। E इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी एल वी। अगला जो काम है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होके कैसा है, पैरेलल, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, जीरो। अगला काम जो वो आपने क्या बताना है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स बताना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बी क्यू वी साइन थीटा, पहले परपेंडिकुलर था तो बी क्यू वी साइन 90। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, किसका चार्ज है, तो ई बी और वी, ये नाम हमारे पास बन गया, कोई बात नहीं है। अगला जो काम है वो आपने क्या कह रखा है, पोलैरिटी और बतानी है किसकी, इसकी मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलैरिटी जो है वो आपने देनी है कि वो कुछ किस तरीके से जो है ना वो रहेगा। कि काम जो है सर वो हमने करना है क्या कुछ है इसमें, अगर हम काम करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कहाँ है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी कहाँ है, इस तरह जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, कि फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, फोर्स इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये जो है इस तरफ जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और क्यू जो है वो कैसा हो जाएगा,
नेगेटिव से कहाँ जाता है? पॉजिटिव। तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें ये सवाल मिलते लास्ट वाले का आंसर 0, पहले वाले का BLV, उसका EBV, और Q नेगेटिव है और P कैसा है? पॉजिटिव। दैट्स ऑल। ये काम जो है वो आपने करना है। अगले बच्चे के डाउट पे चलते हैं। एक बच्चे का डाउट आ रहा है, रिलेशन देना है सर, ठीक है, बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट। करंट और मोबिलिटी में रिलेशन देना। करंट, यू नो व्हाट इज करंट? ओके। करंट जो है वो किसके बराबर है? I है। मैं बता तो रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने आज भी मेहनत कर ली तो परसों एग्जाम है तुम्हारा। हाँ, ठीक है, हाँ, तो उसमें फिर भी जो है वो आप कुछ ना कुछ कर जाओगे, है ना। करंट जो है वो I है, और मोबिलिटी जो लेटर है सर उसको किससे लिखा गया? म्यू से। तो करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन देना है, और करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन जो है सर वो देना है। मोबिलिटी को म्यू से लिखा गया और करंट जो किससे लिखा गया? I से। काम जो है सर वो हमने करना है, क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझे कि करना क्या है तुमने, कुछ भी नहीं। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो मैं और आप कुछ बातें जानते हैं कि करंट जो है सर उसका फॉर्मूला है वीना, BENA। ये फॉर्मूला किसका है? वीना का। अगली जो बात है सर, अगला काम हमें क्या बताएं? मोबिलिटी। मोबिलिटी किसके बराबर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय कितना? इतनी बड़ी बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए तो इसको यहां फेंक दो, VD चाहिए तो ये क्या हो गया? म्यू इनटू में E हो गया। अभी बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले, इसको यहां रख दो कि I जो है वो किसके बराबर हो गया? म्यू E इनटू में कितना हो गया? E ना। ये रिलेशन आ गया, सही है, कोई बात ही नहीं। तो छोटी छोटी टर्म और दोनों इंपोर्टेंट। I का फॉर्मूला कितना है? V ना। और VD बाई E किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। जानते ही है तो इस बात। E ऊपर चला जाएगा, म्यू E, और VD की वैल्यू रख दी, पुट करा, सोल्व करा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भाई ने पूछा है, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। एक केस कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए। नाम जो है दैट इज योर कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किसके बारे में बात हो रही है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बेटे आवाज नहीं करो। नाम जो है सर वो दिया हुआ है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो आपको दिखा रखा है, और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? रेयरर मीडियम में रखा हुआ। ऑब्जेक्ट जो है वो आपको कहां रखा हुआ मिला है? ऑब्जेक्ट जो है सर वो हमारे पास है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है? रेयरर मीडियम में। अब कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उसके बारे में काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुने ध्यान से, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनता कैसे है और क्या क्या साइन कन्वेंशंस आप यहां पे लेते हैं वो एक बड़ा। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो बनाना आना चाहिए। सुनो ध्यान से कि काम जो वो क्या करना है, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो बनाना है, और इस तरीके से ये जो है ये हमारे पास क्या है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जब आपने बनाया, ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। या इसको और अच्छे से अगर मैं बनाना चाहूं, कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। ये जो नाम है ना ये आपके पास क्या है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इसके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। शांत हो जाएं, एक बार देखें, ध्यान से समझे। बना लिया कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता होता है? जिस तरफ इसका सर्कल पूरा होता है, जिस तरफ सर्कल पूरा होता है उस तरफ नाम क्या रहता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरफ एक नाम है, जिस तरफ इसका सर्कल पूरा होगा उसका नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो रे ऑफ लाइट कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस वाली रे ऑफ लाइट को क्या नाम दिया जाता है? नॉर्मल रे नाम दिया। क्या नाम दिया जाता है? नॉर्मल रे। इस तरीके से काम आपको पता है। अगली जो बात है सर, ये यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, क्योंकि ये नाम क्या है? डेंसर, और ये नाम क्या है? रेयरर है। सुनिए ध्यान से। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख रखा है? रेयरर वाली साइड रख रखा है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है। इसमें आपने जो काम है वो क्या कुछ करना है? ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट चली, सुने ध्यान से, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट चली उसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल रे है, तो इसने इसके साथ जो एंगल बनाया वो क्या बना लिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस रे ऑफ लाइट को बेटे जाना तो कैसा चाहिए था? सीधा, लेकिन सीधी ना जाके रेयरर से कहाँ जा रही है? डेंसर।
कहाँ बेंड करेगी, रेयरर से डेंसर जाती है, तो मेले में जा रहे हैं तो इस तरीके से। अब आपको क्या पता है कि ये रे ऑफ लाइट इस तरफ तो मिलानी नहीं है, इस तरफ नहीं मिलानी है, तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ जा रही होगी, इस तरीके से पीछे की तरफ जो है वो जा रही होगी। और जब ये पीछे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। और ये इमेज अगर बनी है जिसका नाम क्या हो गया, आई, इस वाले एंगल का नाम अल्फा हो गया, इस वाले एंगल का नाम कितना हो गया, बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का नाम जो है वो कितना हो गया, गामा। और ये क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे है तो इसने जो ये एंगल बनाया इसका नाम क्या हो गया, आर का नाम हो गया। इसका जो नाम है वो किसके बराबर हो गया, आर। आप और मैं क्या जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, इमेज और ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, पॉइंट साइज्ड हैं, और ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं। आपने यहाँ पे पहला काम क्या करना होता है, दोबारा देखो ध्यान से समझो कि ये जो है ये कनकेव शेप है, जहाँ पे जाके इसका सर्कल पूरा होता है उसका नाम क्या होता है, सी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट गुजरती है उसका नाम क्या है, नॉर्मल रे। अगली अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली का नाम इंसिडेंट रे। ये कैसी चली गई होती, सीधी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, रेयरर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, आगे मिलानी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा क्या बनेंगे, एक ही साइड बनेंगे। अब जो काम है सर वो हमें क्या पता है, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का अगर हम इस्तेमाल करें तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का हमने इस्तेमाल करा, और स्नेल्स लॉ का जब आपने इस्तेमाल करा तो चीजें जो है वो हमें क्या पता है, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, साइन ऑफ एंगल कितना है, आई। जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, दूसरे वाला जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, साइन आर हो गया। अब अगला जो काम है बेटे वो क्या बताया था, छोटे एंगल से साइन आई को क्या लिख लूंगा, आई लिख लूंगा खाली, और साइन आर अगर लिखा है तो सर उसकी जगह क्या लिख लिया गया, आर लिख लिया गया खाली। साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह कितना लिख लिया, आर। अब इन वैल्यूज को अगर मैं लिखता हूं तो ये आई अगर बताना है तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। ऐसे ही अगर आर बताना है तो आर किसके वाला है, बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे μ1 आई अगर लिखा है तो आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा। और अगर मैं आर लिखता हूं तो आर किसके बराबर है, बीटा प्लस गामा। यही चीजें जो है सर वो हमने करते हुए चलना है कि काम जो है जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही, तो साइन ऑफ एंगल की जगह एंगल में आ गया, साइन ऑफ एंगल की जगह कहाँ आ गया, एंगल में। अगला जो काम है वो आई, आई की वैल्यू लिखनी है अल्फा प्लस गामा, आर की लिखनी है तो बीटा प्लस गामा। ये काम करा। नेक्स्ट जो काम है, इनको टेंजेंट में ले जाता हूं तो μ1 लिखा गया अल्फा, अल्फा लिखा है तो क्या लिख लिया, टेन अल्फा। अगला जो नाम है सर वो क्या लिखा है, गामा लिखा है तो क्या लिख लिया, टेंजेंट गामा। अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, μ2 है, बीटा की जगह क्या लिख लिया, टेंजेंट बीटा, और गामा की जगह क्या लिख लिया, टेंजेंट गामा। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है सर वो आपने चला लिया कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस तरीके से इनको टेंजेंट में भी, क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स में साइन से एंगल में चले जाओ और एंगल से कहां चले जाओ, टेंजेंट ऑफ एंगल में। अब टेंजेंट ऑफ एंगल में अगर जाना है तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम जो है वो क्या रख लिया, ये नाम जो है वो P है, इसको नाम रख लिया M। अब अगर मैं काम करना चाहूं तो ये एंगल्स कैसे निकलेंगे, μ1 tan अल्फा की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर की जगह इसको नाम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे A रख लूँ तो ये जो नाम है परपेंडिकुलर कितना हो गया, AM। अल्फा वाले के लिए काम करते हैं तो अल्फा वाले के लिए कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा। गामा वाली बात करता हूं तो परपेंडिकुलर की जगह AM, और बेस की जगह अगर मैं बात करूं तो बेस की जगह नाम जो है वो क्या हो जाएगा, MC इज इक्वल टू μ2 टेंजेंट बीटा, टेन बीटा बताना है तो परपेंडिकुलर की जगह AM, और बीटा, बीटा की जगह अगर काम करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, MI, परपेंडिकुलर की जगह AM डिवाइडेड बाई गामा, गामा वाला कितना है, MC है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और ये काम जो है ना सर वो हमने करने हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस ये करना है, AM 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 AM, ये कैंसिल हो गए सर। अब अगली जो बात आपको पता है कि छोटे डिस्टेंसेस हैं तो M की जगह P लिख लो, तो जहां पे M लिखा है वहां पे क्या लिख लो, P, तो PO हो जाएगा। अगले वाले में PC हो जाएगा, अगले वाले में PI हो जाएगा, और फिर से जो नाम है सर वो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। इस तरीके से काम करना है कि जहां पे MO है PO लिखा, MC की जगह PC लिखा, PI की लिख लिया, और वहां पे क्या लिख लिया, PC लिख लिया। इस तरीके से काम कर लिया कि जहां M है उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट कर दी, P, तो ये PO बना PC, इस तरीके से कर लिया। अब अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, U, इमेज वाला क्या होता है, V, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है वो क्या होता है, R।
ये बातें पता है। राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले कैसे, नेगेटिव। μ1 इंटू पीओ, पीओ किसके बराबर है, माइनस का यू, पीसी कितना है, आर है। पीआई राइट वाली साइड पे नहीं है, लेफ्ट पे है, तो माइनस का, और पीसी की जगह कितना हो गया, 1/r हमारे पास। इस तरीके से करना है सर कि पीओ की जगह कितना हो गया, माइनस का यू, पीसी की जगह कितना हो गया, आर है। जो राइट वाले हैं वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट वाले हैं वो कैसे, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का μ1/u प्लस μ1/r इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस का μ2/v और प्लस कितना हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाई r। इस तरीके से काम करना है सर अपने कि माइनस का μ1/u, μ1/r, माइनस का μ2/v और μ2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r। अब इनको अगर हम करें सेट तो ये क्या हो जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर उस तरफ देते हैं तो μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जहां ऑब्जेक्ट है, माइनस दूसरे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस, सेम सीक्वेंस और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, आर होता है। ये काम करना है। सेम डेंसर के लिए भी हो जाएंगी चीजें, एक बार इसको पढ़ें फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला भी क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ने क्या रखा है, बाई कन्वेक्स लेंस है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है देयर इज अ बाई कन्वेक्स लेंस, एक बाई कन्वेक्स लेंस जो है वो गिवन है, सुने बेटे ध्यान से। एक बाई कन्वेक्स लेंस जो वो दिखा रखा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सर, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसकी फोकल लेंथ जो है दैट इज योर 20 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, एक बाई कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको एक मीडियम में रख दिया और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.65 है। ठीक है, लेंस कैसा था, बाई कन्वेक्स था। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बतानी है कि कितनी हो जाएगी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पूछा है, सुनो ध्यान से, ये भी अच्छा पार्ट है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लेंस शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन शीट। प्लेन शीट की तरह अगर काम करना है, सुनो दे, तो प्लेन शीट की तरह अगर काम करना है तो प्लेन शीट की तरह काम करने के लिए जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होना चाहिए, मीडियम का। लेंस और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच करने चाहिए, और मैच करने चाहिए तो सर ये जो आंसर है ये किसके बराबर है, 1.5। प्लेन शीट की तरह अगर काम कराना है तो प्लेन शीट की तरह काम कराने का छोटा सा मतलब क्या है कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लेंस का, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाए, मीडियम का। तो दोनों के आंसर कितने हो जाए, 1.5। और पहले पार्ट में फोकल लेंथ अगर मुझे बतानी है तो फोकल लेंथ जो है सर उसके बारे में अगर हम काम करें तो फोकल लेंथ जो है सर वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन अगर बताना है तो 1 फोकल लेंथ, और 1 फोकल लेंथ जो है सर वो हमारे पास क्या होगा, लेंस वाला डिवाइडेड बाई किसका, मीडियम वाला, माइनस का 1 इनटू में कितना 1/r1 माइनस में कितना 1/r2। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने ले लिया कि 1 फोकल लेंथ बताना है और 1 फोकल लेंथ किसके बराबर होगा बेटा, μl/μm माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2। इस तरीके से काम जो है ना, फोकल लेंथ दे रखी है तो फिर करना क्या है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल में जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, एयर में फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, तो मीडियम में जो है वो कितना आंसर होगा, ये आपका सवाल है। तो अगर हम काम करें तो एक बार जो एयर में जब प्लेस्ड है, एयर में अगर प्लेस्ड है तो उस टाइम पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसके बराबर है, 1 के, तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20, तो 1/20 लिखा इज इक्वल टू μl, लेंस वाला कितना है 1.5, मीडियम वाली 1 माइनस 1 इनटू में 1/r1 माइनस में कितना 1/r2। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की जगह कितना है 20, लेंस वाला 1.5, मीडियम वाला 1 माइनस 1 1/r1 माइनस में कितना है 1/r2। ये प्रोजेक्ट आपने लिया तो ये कितना हो गया 1/20, 1.5 में से 1 को माइनस करा तो कितना हो गया 0.5 इनटू में कितना हो गया 1/r1 माइनस में कितना 1/r2। 0.5 यहाँ से नीचे आएगा तो ये वैल्यू कितनी बना देगा, 0.5 इसको कितने पे 1 को कैंसिल करेगा 2 पे, और 2 इसको कितने पे कैंसिल कर देगा 10 पे। इतना आंसर आ गया कि 1/r1 माइनस 1/r2, और ये आंसर किसके बराबर है 1/10 के बराबर है। अगला जो काम है, जब आपने क्या कर दिया, व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके बराबर है,
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। 1.65 में अगर आपने इसको रख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाई फोकल लेंथ, नई फोकल लेंथ बतानी है, और नई फोकल लेंथ क्या होगी? म्यू एल बाई म्यू एम माइनस का 1 इंटू में कितना? 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। इस तरीके से काम आपने करना है। म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। तो लेंस वाली बात जो है वो कितनी है सर? लेंस का कितना है? 1.5, मीडियम का कितना है? 1.65 माइनस 1, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 कितना है? 1 बाई 10 है। इस वैल्यू को कैंसिल करूं तो ये 10 पे और ये कितने पे? 11 पे। ये आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बाई 11 इंटू में कितना? 1 बाई 10। तो आंसर आया माइनस का 110। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? माइनस का 110 सेंटीमीटर। ये आंसर जो है ना वो आपके पास। फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? माइनस का 110 सेंटीमीटर। ये काम जो है ना वो आपने कर, ठीक है, कि जब आप मीडियम बदल देते हैं तो मीडियम के बदलने के बाद ये डाटा जो है वो आपके पास बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। अच्छा सवाल है, और लेंस अपना नेचर भी जो है वो भूल जाता है इस टाइम पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का जो फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कितना है? F है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स कितना है? F। प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स बताओ सेम सेपरेशन पे कितना होगा? फोर्स F रहेगा। हालांकि मास अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जितना चार्ज किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही चार्ज किस पे है? प्रोटॉन पे। तो अगर उनके बीच में फोर्स F था तो यहाँ पे भी कितना ही रहने वाला है? F ही रहने वाला है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। अगला जो सवाल है उसके बारे में काम जो वो क्या करना है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है क्या? टू रोड्स आर जॉइंड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ईच 1 मीटर लॉन्ग, वन रोड इज ऑफ कॉपर, अनदर वन इज ऑफ आयरन, ऑफ रेजिस्टिविटी। ये डाटा जो है ना वो क्वेश्चन ने दिखा रखा है। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ऐसे करके काम है। दो रोड हैं, एक रोड जो है सर वो कॉपर की है, दूसरे वाली रोड जो है सर वो आयरन की है। पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि ये पोटेंशियल कितना है? V एक कॉपर की है और एक किसकी है? आयरन की। ये डाटा आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? टू रोड्स, दो रोड दे रखी हैं, आर जॉइंड एंड टू एंड, बोथ हैव अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बराबर है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया इतना है कि 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -4, और ये आंसर किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से काम करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, ईच इज 1 मीटर लॉन्ग। दोनों की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 1 मीटर की। इसकी भी लेंथ इतनी है और इसकी भी इतनी है, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? वन रोड इज ऑफ कॉपर विद रेजिस्टिविटी दिस। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो गिवन है। कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.7 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ये इसका आंसर है। ओम सेंटीमीटर है बल्कि, ठीक है। अगला जो काम है वो क्या कह रखा है? और आयरन की रेजिस्टिविटी जो है वो दे रखी है 10 की पावर -5, और यहाँ पे आंसर किस में है? ओम सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनाऊंगा? 10 की पावर -7 ओम मीटर हो जाएगा। इसका भी सेंटीमीटर का मीटर बनाऊंगा तो 1.7 10 की पावर कितना? -8, और ये भी आंसर किस में आ जाएगा? ओम इंटू मीटर में आ जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया, ठीक है। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट कितना चाहिए? 1 एम्पियर चाहिए। तो दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? रो। रेजिस्टेंस फॉर कॉपर लिखना है, कॉपर का अगर रेजिस्टेंस लिखना है तो कॉपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? रो एल डिवाइडेड बाई कितना? ए। ऐसे ही कॉपर आयरन का रेजिस्टेंस लिखूंगा तो रो एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ए। इस तरीके से काम हमने करना है कि एक जो काम है रो एल बाई ए, कॉपर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका भी रो एल और ए पता है तो इसका भी रेजिस्टेंस, दोनों किसमें? सीरीज में। क्या कर दूंगा? ऐड, और आई की मल्टीप्लाई आर से कर दूंगा तो आंसर किसका आ जाएगा? वी का आ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करके इस तरीके से काम कर लिया आपने। अगला जो क्वेश्चन है, अ वेसल ऑफ डेप्थ x इज हाफ फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अदर हाफ इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अपेरेंट डेप्थ बतानी है। तो काम जो बेटा वो आपने क्या करनी होती है? अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि अपेरेंट डेप्थ जो है या नॉर्मल शिफ्ट जो होती है, नॉर्मल शिफ्ट जो है
का फॉर्मूला हमारे पास होता है, और नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, थिकनेस इनटू में 1 माइनस का 1/μ। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है म्यू इंटू वो टी इंटू 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई म्यू। तो टोटल जो डेप्थ है, टोटल जो थिकनेस है वो x के बराबर है, और उसके दो हिस्से करने हैं। ऊपर वाला भी x/2 हो गया और दूसरे वाला भी कितना हो गया, x/2। टोटल जो थिकनेस है वो किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन ने, x। उसके दो हिस्से करने, तो एक x/2 और दूसरे वाला भी कितना, x/2। पहले वाले का जो रखा गया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। दूसरे वाले का जो है वो कितना रखा गया है, μ2। इस तरीके से काम आपने कर लिया, और सब के लिए ना आपने ऐड करके चलना होता है। तो अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट बताऊंगा तो पहले वाले के लिए थिकनेस कितनी है, x/2, 1 माइनस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, प्लस दूसरे वाले की बात करता हूं तो x2 और 1 माइनस का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सर किसके बराबर है, μ2। ये आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगी। अपेरेंट डेप्थ जो है, अब आपने क्या बताना है, ये तो नॉर्मल शिफ्ट है। अपेरेंट डेप्थ बतानी है तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, टोटल थिकनेस x थी और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, नॉर्मल शिफ्ट को माइनस। ये काम आपने करना, ठीक है। ये जो है ये डाउट रहे हैं एक बच्चे के, बढ़िया सवाल है, पूछा भी गया है कई बार कि आरएलसी सर्किट जो है वो आपको गिवन है, और आरएलसी सर्किट ने आपको क्या कहा है कि ये जो है रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और ये क्या है, कैपेसिटेंस। 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से आपने इसको कनेक्ट कर दी। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी है, 200। इंडक्टर के अक्रॉस 250, और इसके अंदर भी कितनी है, 250। इनका सम करो, 200 250 250 700 बन गया। अप्लाई कितना करा था, 200, मिल कितना रहा है, 700। ऐसा कैसे पॉसिबल। तो आप इनको सिंपली जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन जो वो करा था कि जो इनका नेट सम होता है VZ वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस कितना, VL माइनस VC, और इस सारे का होल स्क्वायर। ये आंसर आता है सर। आप इनको सिंपली नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज। VR वाला कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल, VL वाला ऊपर, VC वाला नीचे। जोड़ कैसे सकते हैं, ये तो किससे जोड़े जाते हैं, वेक्टर एडिशन जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ फेज चलते हैं। तो VR की वैल्यू देखो, VR कितना है, 200, VL कितना है, 250, और VC भी जो है वो कितनी है, 250 है, का स्क्वायर हो गया। 250 माइनस 250 करा 0 हो गया, और इसका रूट कर दूंगा तो अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 200 वोल्ट। 200 लगा रखा था और आंसर में भी कितना ही मिल रहा है, 200 ही मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं है इतने काम में। चलो जी, अब जो काम है ये क्या पता चल गया, VZ। फिर अगर मैं एक कंडीशन देखूं तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि VL बराबर है, और VL किसके बराबर है, VC के। VL जो है सर वो किसके बराबर जा रहा है, VC के बराबर जा रहा है। और VL और VC अगर बराबर हैं, तो VL और VC अगर बराबर हैं तो सर केस किसका है, रेजोनेंस का केस है। किसका केस है, और अगर ये रेजोनेंस का केस है तो सर हमें क्या पता होता है सीधा कि V बराबर होता है I इंटू R के। और V जो है बेटा वो कितना है, 200, I मुझे बताना है, और R कितना है मेरा, 40। 40 से काट दूंगा तो आंसर कितने पे जाएगा, 5 पे। तो करंट जो है सर वो पता चल गया, और करंट किसके बराबर है, 5 एम्पियर के बराबर। करंट किसके बराबर आ गया, 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल जो वो दे रखा था, ये काम आपने करना है। अगले डाउट्स पे चलते हैं।